तो बीपीएससी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस, और इसी प्रैक्टिस के क्रम में पिछला जो 25 क्वेश्चन था उसके बाद फिर 25 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने मानव विकास सूचकांक जारी किया? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश होगा। यह 3 पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। 3 पॉइंट क्या क्या याद रखना है? पहला तो याद रखना है कि विश्व का पहला मानव विकास सूचकांक, विश्व का पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था, और ये महबूब उल हक और अमर्त्य सेन 2 लोगों ने मिलकर तैयार किया था। यानी महबूब उल हक ने तैयार किया था और उनको सपोर्ट किया था अमर्त्य सेन ने। एक पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है, भारत में पहला मानव विकास सूचकांक राज्य के स्तर पर 1995 1995 में जारी हुआ था। और तीसरा पॉइंट याद रखना है कि भारत का पहला मानव विकास सूचकांक 2002 में तैयार किया गया। यानी भारत के राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से पहले मध्य प्रदेश ने अपना मानव विकास सूचकांक जारी कर दिया था। ये 3 पॉइंट याद रखना है, और यहीं पर याद रखना है कि मानव विकास सूचकांक तो ये सबसे पहले कौन? यूएनडीपी के द्वारा तैयार किया गया। इतने पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अभी देखिए, एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में कई पॉइंट्स आ जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही मेरा टारगेट है कि बीपीएससी में आप अच्छा स्कोर करें। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे के संस्थानम ने सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी अंतरराज्यीय परिषद। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद सही आंसर होगा। अब यहां याद रखना है सुपर कैबिनेट क्यों कहा था। दूसरी बात, अब योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थान पर 2015 से एक नई इकाई हो गई है, 1 जनवरी 2015 से, और वो कौन सी है? नीति आयोग है, नीति आयोग। तो वर्तमान में नीति आयोग ने स्थान ले लिया है योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का। लेकिन योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए याद रखिएगा कि मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था, और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। और सुपर कैबिनेट क्यों बोलते हैं? जैसे अभी एक तरह से देखा जाए तो नीति आयोग को सुपर कैबिनेट बोला जा सकता है, कारण कि जितने भी मंत्री परिषद के सदस्य हैं वो इसके मेंबर होते हैं, सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री इसके मेंबर होते हैं। तो इसके कारण से इसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा के संस्थानम महोदय ने दी थी। तो अब नीति आयोग के संदर्भ में यह क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जैव कृषि में लगा हुआ किसान निम्नलिखित में से किस खाद का उपयोग नहीं करता है? यानी कि ये बायो फर्टिलाइजेशन यानी बायो एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। जैव कृषि में लगा हुआ किसान किसका प्रयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए है कंपोस्ट, ऑप्शन बी है पोटाश, ऑप्शन सी है गोबर, ऑप्शन डी है यूरिया। बताइए। और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नहीं, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ई होगा। याद रखेंगे, जैव कृषि का मतलब रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं। यानी इसका जो आंसर होगा, देखिए पोटाश और यूरिया ये दोनों NPK आप लोगों को पता होगा, पता है ना? नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया, पोटाश और के पोटेशियम। तो ये जो आप याद रखिएगा कि इसमें याद रखिएगा कि असल में जो उर्वरक होते हैं, उर्वरक के 3 अवयव होते हैं। उर्वरक के 3 अवयव होते हैं, एक यूरिया होता है, दूसरा पोटाश होता है, और तीसरा फास्फोरस होता है। ठीक है, तो यूरिया, फास्फोरस और
पोटास, पोटेशियम, ये 3 होता है उर्वरक का अवयव। तो ये केमिकल उर्वरक है, केमिकल फर्टिलाइजर है। और कंपोस्ट जो है और गोबर है, यह दोनों जो है जैव कृषि संबंधित, यानी कि कहने का अर्थ है कि ये दोनों बायो फर्टिलाइजर है। तो इसीलिए इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान नाम और प्राचीन नाम के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? ये जितना क्वेश्चन मिल रहा है लिंक में जाकर के आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जो इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए। तो वर्तमान नाम और प्राचीन नाम के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। मालावी का न्यासालैंड, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड, इथियोपिया अबिसीनिया, ईरान का फार्मोसा, और ई है इनमें से कोई नहीं, 1 से अधिक। क्या बता सकते हैं इसका सही आंसर? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ईरान को फारस कहते थे, फार्मोसा जो है ये ताइवान का है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसमें ध्यान में रखना, बाकी आप लोग को याद कर लेना है। मालावी न्यासालैंड, सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राड, इथियोपिया अबिसीनिया और ईरान का फारस होगा, और फार्मोसा जो होगा ये ताइवान का होगा। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ईरान फार्मोसा गलत है, ईरान का प्राचीन नाम जो था फारस था, और फार्मोसा जो है वो ताइवान का प्राचीन नाम है, ताइवान का प्राचीन नाम है। क्लियर? चलिए आगे करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है? गुम्फित जलमार्ग का निर्माण कौन करती है? ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोदावरी और डी सतलज। गुम्फित जलमार्ग, गुम्फित मतलब गुफा और घुमा हुआ, यानी कि ये पूरा काफी ज्यादा टर्न ले करके और तब जो है सो आगे बढ़ती है। तो बताइए। हाँ, इसका सही आंसर जो होगा वो, इसका सही आंसर बी होगा, ब्रह्मपुत्र होगा। ब्रह्मपुत्र गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है। और इसी क्रम में क्या होता है कि आप देखेंगे कि नदी जो नदी द्वीप का निर्माण होता है, माजुली द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली द्वीप है, और ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो कौन गुम्फित जलमार्ग का निर्माण करती है? तो ब्रह्मपुत्र करती है। अब ब्रह्मपुत्र के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिएगा। एक तो याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र जब निकलती है तो इसका नाम क्या है? सांगपो है, सांगपो। फिर यह जब जहाँ तिब्बत से निकलने पर उद्गम में इसका नाम सांगपो होता है। फिर यारलुंग कहते हैं इसको, चीन के मुख्य भाग में यारलुंग। जहाँ से ये भारत में एंटर करता है तो इसका नाम होता है दिहांग, दिहांग। और जब इसमें लोहित और 2 नदियां मिलती है ना, कहाँ पर? असम में, असम में, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र के बाद यही जब बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम हो जाता है जमुना। जमुना के बाद पद्मा, हाँ पद्मा। अब पद्मा के बाद एट लास्ट मेघना। अब मेघना के नाम से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है तो ये मेघना के नाम से, इसके अनेक नाम हैं। और ये याद रखिए, बांग्लादेश में 3 नाम है, जमुना, पद्मा, मेघना। भारत में ब्रह्मपुत्र और दिहांग, और यारलुंग तथा सांगपो जो है वो चीन में है, तिब्बत में सांगपो, ब्रह्मपुत्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 जनवरी 1954 को, पहली बात तो याद रखिएगा, भारत रत्न कब मिला था? 2 जनवरी 1954 को पहली बार की स्थापना के बाद, भारत रत्न की स्थापना के बाद इससे सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी सी.वी. रमन, ऑप्शन डी एम विश्वेश्वरैया। इसका जो सही आंसर होगा ई होगा। पहली बार जब दिया गया था भारत रत्न तो 3 व्यक्ति को दिया गया था, तो कोई एक व्यक्ति नहीं है। प्रथम व्यक्ति कौन है? तो ये तीनों प्रथम व्यक्ति में आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि इसका याद क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, सी.वी. रमन, तीनों हैं। इसका आंसर हो जाएगा ई।
ये याद रखेगा। अच्छा, एम विश्वेश्वरैया के बारे में याद रखिएगा, भारतीय इंजीनियरिंग के जनक, भारतीय इंजीनियरिंग के जनक एम विश्वेश्वरैया को बोला जाता है। और इन्हीं की एक पुस्तक है प्लांट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, 1934 में प्रकाशित हुई थी, प्लांट इकोनॉमी ऑफ द इंडिया, ये एम विश्वेश्वरैया की। प्रथम उपराष्ट्रपति थे राधाकृष्णन जी, सी राजगोपालाचारी, आप लोग को पता होगा कि ये शिक्षा विभाग इनको मिला हुआ था अंतरिम मंत्रिमंडल में। और उसके बाद सीवी रमन, तो आप लोगों को पता है ये क्या है, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं, भौतिकी के वैज्ञानिक हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए, हमेशा याद रखिएगा जो नया वाला जो संविधान संशोधन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 101, 102, 103, 104 ये चारों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। 101 जीएसटी से रिलेटेड है, 102 जो है ओबीसी और के लिए जो अलग आयोग बना था उससे संबंधित है, 103 जो है वो किससे संबंधित है, 103 ईडब्ल्यूएस से संबंधित है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने से संबंधित है। और तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 104। इसका सही आंसर होगा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित सीट को समाप्त कर दिया गया। हालांकि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो बना रहने दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के आरक्षित सीट को हटा दिया गया। ये 104वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए, यही ध्यान रखिएगा, जितना पॉइंट मिल रहा है उसके साथ में सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2, 3। अब 1931 ईस्वी में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों का प्रस्ताव का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनाया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक चीज याद रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत खराब चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस क्यों करेंगे? प्रैक्टिस से मोर प्रैक्टिस, लेस कंफ्यूजन देन सिलेक्शन। अब मोर स्टडी से मोर कंफ्यूजन होता है। मोर स्टडी के तुलना में अभी एट लास्ट स्टडी नहीं करना है, रिवीजन करना है। मोर रिवीजन। और ये इसी में बताइए इसका सही आंसर क्या हो? इसका सही आंसर नहीं, इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए, इसमें 2 पॉइंट आप लोग को याद रखना है। पहली बात याद रखिएगा, 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, लेकिन इसमें मूल अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार का प्रस्ताव कब आया था? 1931 के कराची अधिवेशन में। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 1-2 पॉइंट बनता है, जैसे कि आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। फिर 1938 में 37-38 है ना, 1938 में हरिपुरा कांग्रेस के बाद अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस। और उस समय भी योजना से संबंधित, योजना का संबंधी प्लान पारित हुआ था। और वो पारित किसने किया था? वो पारित किया था, वो पेश किया था, योजना संबंधित प्लान पेश किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है सैंधव सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल भारत के किस राज्य में स्थित है? लोथल एक स्थल है जो किस राज्य में स्थित है? बहुत आसान सवाल है। ए मध्य प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी पंजाब और डी गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। इसका सही आंसर गुजरात होगा। हाँ, यहाँ एक 2 पॉइंट याद रखना आप लोग को कि जो गुजरात में स्थित जो लोथल स्थल है, असल में याद रखिएगा भारत में सबसे ज्यादा स्थल जो है वो कहाँ से मिले हैं? गुजरात से मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल गुजरात से मिले हैं। और इसमें भी याद रखिएगा कि लोथल जो है, लोथल खंभात की खाड़ी के पास स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। और याद रखिए भोगवा साबरमती का संगम, भोगवा और साबरमती के संगम पर लोथल अवस्थित है। और सबसे ज्यादा जो सामग्री प्राप्त होती है इसी स्थल से प्राप्त होती है। यानी कि
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो जो सामग्रियां प्राप्त हुई हैं वो सभी सामग्रियां, ऑल द मटेरियल्स वेयर फाउंड इन लोथल, सभी सामग्री यहाँ पाए गए। इसीलिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। एक पॉइंट याद रखना, यहीं से शतरंज मिला है, यहीं से फारस की मुद्रा मिली है, यहीं से युग्म समाधि स्त्री पुरुष को साथ साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है, जो बोला जाता है सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। फिर यहीं से जो मिला है, यहाँ से अग्नि वेदिका मिली है, यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य मिला, धान की खेती का साक्ष्य दो जगह से मिला, लोथल और रंगपुर से। तो ये ढेर सारे, मतलब सबसे ज्यादा सामग्री अगर प्राप्त हुई है तो यहीं से। और दूसरी बात याद रखना है, सर्वाधिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल कहाँ थे? गुजरात में थे। ये पॉइंट याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? ए में चोलों ने, बी में चालुक्यों ने, सी में चंदेलों ने, डी में राजवंशियों ने, ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नहीं, गलत है, बताइए। इसका सही आंसर होगा बी, चालुक्यों ने। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, और वो याद क्या रखेंगे? गुजरात के जो चालुक्य थे, अनिलवार के जो चालुक्य थे, इनको सोलंकी चालुक्य भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सोलंकी चालुक्य भी कहा जाता है। पहला पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात याद रखिएगा कि सोलंकी चालुक्यों ने दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सोलंकी चालुक्यों ने, तो इसीलिए सोलंकी दिया रहेगा तो वो हो जाएगा। तीसरा पॉइंट याद रखना है, चंदेलों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था, खजुराहो के मंदिर का निर्माण। फिर याद रखिएगा, पल्लव वंश के शासकों ने क्या किया था? रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। पल्लव वंश और रथ मंदिर में भी 7 रथ है। महाबलीपुरम में 7 रथ है, जिसको सप्त पैगोडा कहते हैं। तो ये कुछ पॉइंट याद रखिएगा। दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण कहाँ है? माउंट आबू पर्वत पर। कहाँ? माउंट आबू पर्वत पर। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ढेर सारे पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, इसको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे तो हम लोग 9 बजे से प्रतिदिन लाइव रहेंगे, और जो छूटा रहेगा उसका रिवीजन भी आप एक बार और जाकर के कर सकते हैं। और जो इसमें पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो पीडीएफ भी इसका अवेलेबल कर दूंगा। पीडीएफ में क्या रहेगा, आंसर भी दिया हुआ है और इसका एक्सप्लेनेशन, लेकिन मैं जो कर रहा हूं तो उसमें जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, तो भारत का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो तो उपराष्ट्रपति उनके कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के अब्सेंस में। अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं है तो ए है क्या? भारत के महान्यायवादी, बी है लोकसभा के अध्यक्ष, सी है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, और डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नहीं, इसका सही आंसर ये हो गया। महान्यायवादी मतलब क्या हो गया? महान्यायवादी मतलब हो गया अटॉर्नी जनरल। ये हो गए लोकसभा के अध्यक्ष। फिर है वरिष्ठ न्यायाधीश, जो सीनियर न्यायाधीश होंगे ना वो होंगे। सी, सही आपने कहा, सी होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी। एक्चुअली क्या होता है ना कि क्रोनोलॉजी में जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होंगे तो जो सीनियर मोस्ट होंगे वो होंगे इसके अध्यक्ष होंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत पर खनिज, जल, गैस और ह्यूमस के मिश्रण को क्या कहते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ए में है चट्टान, बी में है खनिज, सी में है मिट्टी, डी में है पत्थर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी परत पर जिसमें खनिज, जल, गैस और ह्यूमस होता है, बहुत काफी लंबे समय के बाद उसका निर्माण होता है, उसको क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं, सॉइल। इसका सही आंसर हो जाएगा सॉइल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा मिट्टी, सी हो जाएगा। और याद रखिएगा मिट्टी का निर्माण कहाँ होता है? मिट्टी का निर्माण भूपर्पटी में होता है। भूपर्पटी में मिट्टी का निर्माण होता है।
दूसरी बात याद रखना, अब ये तो आप लोग को पता है कि पृथ्वी की 3 परतें होती है, भूपर्पटी, फिर उसके बाद सीमा, सियाल, सियाल, सीमा और निफे, यानी भूपर्पटी, मेंटल और कोर, पता ही है। तो भूपर्पटी में इसका निर्माण होता है। अच्छा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि मेंटल जिसको बोलते हैं, मेंटल, और एक होता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का मतलब जानते हैं? लिथोस्फेयर, एक होता है लिथोस्फेयर, एक होता है स्टेनोस्फेयर, सुने हैं? मतलब जो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, जो भूपर्पटी है, वो मेंटल पर तैर रही है। लेकिन मेंटल के बारे में याद रखिएगा, मेंटल का ऊपरी भाग जो है वो ठोस है और अंदर का भाग लिक्विड है। तो मेंटल दोनों पोजीशन में पाया जाता है, ठोस भी और लिक्विड भी, मतलब कि सॉलिड भी, लिक्विड भी, ठोस भी, द्रव भी। लेकिन भूपर्पटी जो है वो केवल क्या है? ठोस है, केवल सॉलिड है। जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट ओनली सॉलिड है, और सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल, यानी भूपर्पटी और मेंटल का जो ठोस भाग होता है उसी को लिथोस्फेयर कहते हैं। वी आर ऑन लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर मूव्स ऑन स्टेनोस्फेयर। तो स्टेनोस्फेयर पर लिथोस्फेयर तैर रहा है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, लिथोस्फेयर का मतलब केवल भूपर्पटी, ओनली क्रस्ट नहीं होता है। लिथोस्फेयर का मतलब कि क्रस्ट एंड मेंटल बोथ, द सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट एंड मेंटल। एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है, कौन करता है? यानी कि वेस्टर्न मोस्ट बाउंड्री लाइन। ए पीर पंजाल पर्वत, बी अरावली पर्वत, सी काराकोरम पर्वत, और डी हिंदुकुश पर्वत। नहीं, यह भारतीय उपमहाद्वीप है। नहीं, ये बोल रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी, यानी पश्चिमी, वेस्टर्न मोस्ट, यानी यहां से पाकिस्तान शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुकुश पर्वत। देखिए याद रखना। और देखिए मैप तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैप आपके दिमाग में एकदम बैठे रहना चाहिए। इधर का नहीं करना है, इधर वाला पार्ट का। जैसे ये हम लोग कर रहे हैं, तो भारत का जो ये वाला भाग है, एकदम मैप को दिमाग में रखिएगा। और यहाँ देखिएगा हिमालय की क्या है, कितनी श्रेणियां हैं? 4 श्रेणियां हैं। ऊपर ट्रांस हिमालय, फिर हाँ सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय जिसको काराकोरम श्रेणी बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं सर्वोच्च हिमालय, फिर होता है मध्य हिमालय, और फिर होता है बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को ही शिवालिक कहते हैं, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। और इधर जो होता है ना, ये हिंदुकुश होता है और जैग्रोस श्रेणी होता है। तो हिंदुकुश जो श्रेणी है भारतीय उपमहाद्वीप का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। तो मैप तो आपके दिमाग में रहना चाहिए, जब आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो इंडिया का मैप बिल्कुल दिमाग में रहना चाहिए। अब देखिए मजेदार है, वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता है, वह घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं होता है। ए सवाना, बी लानोस, सी कैंपोस, और डी सेल्वास। क्या हो जाएगा? घास क्षेत्र जहां वृक्ष नहीं, यानी पहली बात तो वृक्ष कहाँ नहीं पाया जाएगा? जो छोटा घास का मैदान है। बड़ा घास के मैदान में तो वृक्ष पाया ही जाएगा, लेकिन छोटे घास के मैदान में वृक्ष नहीं पाया जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो कैंपोस होगा। अब बताइए कैंपोस क्यों होगा? देखिए यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो याद रखिएगा, घास का जो क्षेत्र होता है 2 क्षेत्र होता है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है और एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है। जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान ट्रॉपिकल जो होता है, और एक होता है टेम्परेट। जो ट्रॉपिकल होता है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान होता है, उसको सवाना कहते हैं। और सवाना घास की भूमि को कहाँ? वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। ये दोनों हो गया। दूसरी बात, ब्राजील में जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है उसको सेल्वास कहते हैं। तो ये सब में, और जो सवाना बड़े बड़े घास के जो मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, तो घास के बीच बीच में वृक्ष पाए जाते हैं। और जो छोटे घास के मैदान है उनको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? प्रेरी घास का मैदान, जिसको प्रेरी कहते हैं कहाँ? यूएसए में। जिसको पुस्टाज कहते हैं कहाँ? हंगरी में। जिसको डाउन्स कहते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। जिसको डाउन्स कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में।
जिसको, ठीक है, जिसको वेल्ड कहा जाता है, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, वेल्ड कहा जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ये रट्टा मार जाइए, एकदम याद रहना चाहिए। इसी को प्रेरी कहते हैं, इसी को कैंपोस कहते हैं, कहाँ, ब्राजील में, ब्राजील का आदमी है ना, तो ब्राजील में। और इसी को अर्जेंटीना में कहते हैं, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में इसको क्या कहा जाता है, देखिए याद रखेंगे, कैंपोस ब्राजील, और अर्जेंटीना में इसी को बोला जाता है, कौन सा मैदान है, जो छोटे घास के मैदान, मतलब छोटे घास के मैदान जो है ना, इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रेरी हो गया यूएसए, पुस्टाज हो गया हंगरी, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। और इसी को एक और चीज याद रखिएगा, इसी को कहते हैं यहाँ जो रोटी की डलिया कहते हैं, किसको कहते हैं, रोटी की डलिया, आपके साइबेरिया वाला क्षेत्र, साइबेरिया, यूक्रेन में क्या बोलते हैं, स्टेपीज, यूक्रेन में इसी को बोला जाता है स्टेपीज, स्टेपी को ही जो एशिया का रोटी का डलिया कहते हैं, एशिया का रोटी का डलिया कहते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, कभी कभी यही होता है कि बार बार रिवीजन करते रहने से दिमाग में बैठे रहता है। तो इसी को ब्राजील में हाँ, कैंपोस, ब्राजील वाले जो होते हैं फुटबॉल अच्छा खेलते हैं ना, आप फुटबॉलर सब जो होता है वो क्या, कैंपस का जूता फेमस है, वैसे करके मैंने याद किया है, सबका कुछ कुछ है ना ट्रिक करके याद कर लिया है, तो इसमें याद रखिएगा। और इसी वजह से कि होता है ना, हंगरी है, भूखे हैं तो खूब खाएंगे, पुष्ट खाएंगे, पुष्टाज हंगरी। और ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, दक्षिण में है, डाउन है, तो डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो ये याद रखना, ये और ये सारे जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरी घास का मैदान कहते हैं, प्रेरी घास का मैदान कहते हैं। और वो एकदम याद रखना है कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो सवाना कहते हैं। और सवाना जो घास भूमि होता है, उसमें भी एक पॉइंट और मैं बता रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि याद रखेंगे, यहाँ पर ये थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है शायद, लानोस जो होता है ना, सवाना घास के मैदान को वेनेजुएला में लानोस कहते हैं, वेनेजुएला में लानोस कहते हैं। या अर्जेंटीना का मिला कुछ, हाँ चलिए ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। ये होता है कि कुछ पॉइंट जो है ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से पता चल जाएगा, यही एक्सप्लेनेशन में मैं बता रहा हूं, तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, बाकी रट जाइए और ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोगों को कभी भी पीटी के स्तर पर दिक्कत नहीं हुई, इसका कारण हुआ है कि चीजें कॉन्सेप्ट के साथ याद कर रखा है, तो वहां पर परेशानी नहीं होती है। लेकिन अब रट्टा मार पढ़ाई करेंगे तो दिक्कत हो, कंपास ना, हाँ पंपास, हाँ ये सही है, पंपास, ठीक है, यहाँ याद रखेंगे। अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, ब्राजील में कैंपोस कहते हैं, बाकी हो गया क्लियर। यूक्रेन में स्टेपी कहते हैं, स्टेपी को रोटी की डलिया कहते हैं, पुस्टाज हंगरी में कहते हैं। और ये तो बार बार देखने की जरूरत है, कई बार होता है कि चीजें, हालांकि ऑप्शन रहने पर पता चल जाता है। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, ए रबर के वल्कनीकरण में, बी कृत्रिम वर्षा कराने में, सी लोहा को मृदु बनाने में, और डी कीटाणुनाशक के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर होगा, सही आंसर इसका ई हो जाएगा। याद रखिएगा, एक तो रबर के वल्कनीकरण में, रबर जो होता है ना, रबर क्या होता है, रबर वो जैसे तार के पेड़ से ताड़ी निकलता है ना, उसी तरह से रबर के पेड़ से को छील करके उससे रबर का लिक्विड प्राप्त करते हैं, और उसका जब उसका वल्कनीकरण करते हैं सल्फर मिला करके, उसको ठोस बनाते हैं, जो ठोस बनाया जाता है, और फिर उसको लचीला बनाया जाता है। तो रबर के वल्कनीकरण में सल्फर का प्रयोग किया जाता है, और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। सल्फर का प्रयोग कीटाणुनाशक जान ही रहे हैं कि जितना भी दवा हुआ है उसमें सल्फर का यूज किया जाता है।
हाइड्रोजन सल्फाइड पिछले ये मैं बताया था कि हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो होती है सड़े हुए अंडे के समान होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3 का, सिल्वर नाइट्रेट का, और दूसरा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रट जाइए। कृत्रिम वर्षा कराने में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, और दूसरा किसका यूज किया जाता है? क्या? AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट नहीं, सिल्वर आयोडाइड का, Agi3। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, और दूसरा हो गया क्या? और सिल्वर जो सिल्वर नाइट्रेट जो बोले ना, वो उसका प्रयोग किया जाता है इसमें। हाँ, जो वोट देते हैं तो वहाँ जो नहीं वोट देने में जो इंक का यूज किया जाता है वो होता है। यहाँ याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने में सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, और दूसरा यूज करते हैं किसका? दूसरा यूज करते हैं किसका यूज करते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, रबर के वर्गीकरण और कीटाणुनाशक के रूप में सल्फर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक पदार्थ साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम थायोसल्फेट, मर्क्यूरी सल्फाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इजी क्वेश्चन है, इससे तो रट्टा मार है कि साल्ट पीटर किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को हाँ साल्ट पीटर भी बोला जाता है, साल्ट पीटर भी कहा जाता है। तो केमिस्ट्री में बहुत सारा है कि जिसका नाम क्या क्या है वो आप लोग याद रखेंगे कि क्या क्या कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? वृद्ध होने की प्रक्रिया का, ये भी कई बार पूछा हुआ है, जो प्रोसेस ऑफ बीइंग जो एज्ड, तो वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोनॉमिक्स, इथोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हाँ जेरेंटोलॉजी, इसका सही आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। अच्छा, एक होता है हिस्टोलॉजी होता है, और एक होता है हिस्टोग्राफी भी होता है। ठीक है, अच्छा उस पर बाद में हम लोग करेंगे। यहाँ पे याद रखिएगा जेरेंटोलॉजी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेरेंटोलॉजी इसका सही आंसर होगा जेरेंटोलॉजी। क्लियर? तो वृद्ध होने की प्रक्रिया का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है, जेरेंटोलॉजी कहलाता है, रट जाइए, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां शरीर को बाहरी और भीतरी संकटावस्थाओं का सामना कराने के लिए तैयार करने के लिए एक रासायनिक सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है? देखिए पिछले डिस्कशन में मैंने एक ग्रंथि का नाम बताया था जो मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, वो पीयूष ग्रंथि होता है। अब यहाँ पूछ रहा है रासायनिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ सही बात है, इसका सही आंसर होगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में याद रखिएगा कि ये इसका काम करता है, ये रासायनिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, रासायनिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। और यही जो क्या बोलते हैं रसायन का स्राव करता है, जो कि क्या करता है, इसके लिए बोलते हैं ना फाइट एंड फ्लाई, मारो और उड़ो वाला जो ग्लैंड होता है, ये क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड, अच्छा ये याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में होता है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है? गला में होता है, गला में होता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होता है? अब पैराथायराइड भी थायराइड के साथ ही होता है, थायराइड के साथ ही होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एड्रिनल ग्लैंड को कहते हैं कि ये रासायनिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है, रासायनिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करता है एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर? चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा है? हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग याद रखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन याद रखिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लेग्यूमिनेसी पौधा है? लेग्यूमिनेसी पौधा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेग्यूमिनेसी प्लांट? ऑप्शन ए दलहनी पौधा, ऑप्शन बी में है बबूल, ऑप्शन सी में छुई मुई और डी में इमली। तो इसमें याद रखेंगे लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं ना, वो जनरली
पौधों के जड़ में पाए जाते हैं। पौधों के जड़ में जिस पौधे के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम एक प्रकार का जीवाणु है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है मिट्टी की। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाँ ये नहीं, इसका सही आंसर ई होगा। एक्चुअली जितना है ना ये सब का सब जो है वो आपका लेगुमिनेसी पौधा ही है। इसका सारा का सारा जो ऑप्शन है, इसके अलावा भी मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूँ जो आप लोग को याद रखना है। याद रखना, देखिए दलहनी पौधा जितना भी पल्स होते हैं, डाल होते हैं, वो सब लेगुमिनस है। बबूल भी लेगुमिनेसी पौधा है, छुई मुई लेगुमिनेसी पौधा है, इमली इमली लेगुमिनेसी पौधा है। इसके अलावा कचनार लेगुमिनेसी पौधा है, लेगुमिनेसी पौधा है। इसके अलावा अशोक का वृक्ष जो है लेगुमिनेसी पौधा है। तो ये सब ढेर सारे लेगुमिनेसी पौधा है जिसके बारे में याद रखिएगा कि जिसके जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम क्या करता है? वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे क्या होता है, अब नाइट्रोजन की कमी रहती है तब ना यूरिया का यूज हम लोग करते हैं, उससे उर्वरता बढ़ती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि फसल चक्र में कम से कम एक दलहनी पौधा जरूर लगना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ई हो जाएगा, इनमें से सभी, उपर्युक्त में से सभी। अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मानव नेत्र की गति में कितनी पेशियां भाग लेती हैं? जो मानव नेत्र जो आपका वर्क करता है, तो मानव नेत्र, पहली बात ये याद रखिएगा, मानव नेत्र का जो बाहरी लेंस होता है वो कौन सा होता है? उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। दूसरी बात याद रखिएगा, मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है, कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। और वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। ये पिछले भी डिस्कशन में हम लोगों ने किया। तो मानव नेत्र से रिलेटेड, अब इस मानव नेत्र का जो गति होता है, यानी कि आप किसी भी चीज को देखते हैं तो ये गति करके एडजस्ट करता है। स्क्लेरोटिक जो मसल्स होता है इसका, तो इस सबसे क्वेश्चन, तो इसमें कितनी पेशियां भाग लेती हैं? 2, 4, 6, 8? नहीं, इसमें 6 पेशियां भाग लेती हैं। 6 पेशियां भाग लेती हैं गति में। और बाकी कुछ कुछ पॉइंट याद रखिए। आइरिस जो है ना, वो लाइट को कंट्रोल करता है, आइरिस लाइट को कंट्रोल करता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। फिर उसके बाद जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। क्लियर? तो ये सब पॉइंट कुछ कुछ याद रखिएगा, फिर आगे भी आएगा। अभी हम लोग डेली करेंगे इसका डिस्कशन, तो डेली 25-25 क्वेश्चन करेंगे ना, तो ढेर सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। चलिए आगे करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगले क्वेश्चन पर, राज्यसभा के सदस्यों के पद की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 2 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष? उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए दो बात, अगर पूछेगा राज्यसभा की अवधि कितनी होती है, नहीं, अगर राज्यसभा की अवधि पूछेगा तो याद रखिएगा राज्यसभा की कोई अवधि नहीं है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्य की अवधि पूछेगा तब हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष, हाँ। होता क्या है ना, इसमें से क्या होता है, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में मुक्त होते हैं। इसीलिए ना 1/3 चेंज हो गया, 1/3 चेंज हो गया, 1/3 चेंज हो गया। यानी कि देखिए 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, 1954 में 1/3 सदस्य, 1956 में 1/3 सदस्य। अब जो 52 वाले का 6 साल हुआ तो 1958 में 6 सदस्य, मतलब कि 1/3 सदस्य हट गया। फिर ये 1960 में 1/3 सदस्य हट गया। फिर ये, तो ये 2-2 साल के बाद 1/3 सदस्य चेंज होते रहते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में चेंज हो जाते हैं। ये कुछ पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापमान में र्यूमर स्केल का ऊपरी निर्धारित बिंदु क्या है? आप लोगों को पता है ना, र्यूमर स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है, और हाँ केल्विन होता है, और र्यूमर होता है, और फारेनहाइट होता है, फारेनहाइट होता है, और सेल्सियस डिग्री होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि र्यूमर का स्केल का ऊपरी निर्धारित 80 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा 80 डिग्री। इसी में याद रखिएगा 0 से 80 डिग्री होता है र्यूमर में, 0 से 100 डिग्री होता है सेल्सियस में, और फारेनहाइट जो होता है 32 से 100
कितना, हाँ 212, 32 से 212 होता है, तो ये याद रखिएगा। और उसका केल्विन में कितना होता है, 273 से 373 होता है। ठीक है, चलिए ये याद रखेंगे। अगले चलिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस महापुरुष के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई? मोहनदास करमचंद गांधी, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बीजी तिलक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मोहन करमचंद गांधी जो है ना, मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी का ही नाम है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। और कब लिखा था हिंद स्वराज पुस्तक? 1908-9 में, 1908-9 में लिखी गई थी हिंद स्वराज पुस्तक। अब बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक इसी टाइम पीरियड में एक लिखी गई थी, वो कौन सी है? बाल गंगाधर तिलक जेल में थे ना 1908 में, और 6 साल के लिए जेल गए थे ना, और जेल में उन्होंने एक पुस्तक लिखा था। क्या लिखा था? गीता रहस्य, गीता रहस्य, गीता रहस्य। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, बिपिन चंद्र पाल ने एक पुस्तक का क्या किया था, एक पत्रिका का संपादन किया था। इस पत्रिका का नाम क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम, एक्चुअली वंदे मातरम अरविंद घोष और इनके द्वारा जारी किया गया था। ठीक है। लाला लाजपत राय, पंजाब केसरी है ना लाला लाजपत राय, इनके द्वारा भी कुछ पुस्तक लिखी गई है। चलिए अभी रहने दीजिए, इतना याद रखिएगा। हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गांधी जी के द्वारा लिखी गई। 1908-9 में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। यहाँ भारत आने के क्रम में भारत आए थे ना एक बार बीच में, तो उस समय। अब बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य, जो जेल में लिखा था उन्होंने। अगले क्वेश्चन पर आइए। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। जो फ्यूज तार जो बनाया जाता है घर में, जो फ्यूज तार काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो किस चीज का बना होता है? निकेल लेड का, टीन लेड का, टीन निकेल का, लेड लोहा का। सही आंसर क्या होगा? टीन निकेल का होगा। वो तो हाँ, वो तो बहुत हल्का होना चाहिए ना, तो टीन लेड होगा इसका सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा टीन लेड का। रट जाइए। ये सब कुछ पॉइंट है जो ध्यान में रखिएगा। मिश्र धातु में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार आते हैं। पिछले क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे रोल्ड गोल्ड होता है, रोल्ड गोल्ड और डुरेलुमिन ठीक उल्टा होता है। डुरेलुमिन में ज्यादा अल्युमिनियम होता है, कम क्या होता है? तांबा होता है। अल्युमिनियम और तांबा को मिला करके डुरेलुमिन बनाया जाता है, जिससे हवाई जहाज बनता है। और वही उल्टा कर देंगे, 95% तांबा कर देंगे, 5% अल्युमिनियम कर देंगे, तो रोल्ड गोल्ड हो जाता है, जिसको सोना की तरह आभूषण बनाने के काम में आता है। उसी तरह से टीन और लेड का यूज जो होता है वो कि फ्यूज तार में प्रयोग किया जाता है। फ्यूज तार में प्रयोग किया जाता है टीन और लेड का प्रयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो 2 डिग्री, 0 डिग्री, 4 डिग्री, 1 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही जवाब है इसका, 4 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है? 4 डिग्री के ऊपर और 4 डिग्री के नीचे क्वेश्चन आता है। एक्चुअली 4 डिग्री पर घनत्व जो होता है, घनत्व अधिकतम होता है, अधिकतम। और इस पे जो है जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है, आयतन न्यूनतम। ये याद रखिएगा, न्यूनतम। मिनिमम वॉल्यूम और मैक्सिमम डेंसिटी। और इससे याद रखिएगा, इससे ऊपर जाने पर भी क्या होता है? हाँ, आयतन इससे ऊपर जाने पर बढ़ता है और इससे नीचे जाने पर भी बढ़ता है। और घनत्व इससे नीचे आने पर घटता है और इससे ऊपर आने पर घटता है। इसीलिए जब 0 डिग्री पर चला जाता है तो 0 डिग्री पर आयतन मैक्सिमम हो जाता है और जो घनत्व डेंसिटी है वो न्यूनतम हो जाता है। इसीलिए बर्फ पानी पर तैरता है, बर्फ पानी पर तैरता है। ये भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है कि 10 डिग्री सेल्सियस से यदि 2 डिग्री सेल्सियस पानी को किया जाता है, इसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घनत्व पहले क्या होगा? बढ़ेगा, और फिर क्या होगा? घटेगा। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखना। तो इसी तरह से फिर 25 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और 25 क्वेश्चन करके इसका जो है, इस 25 क्वेश्चन के क्रम में आपका रिवीजन हो जाएगा। जहां लगता है कि आपका कमजोर है तो वहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए।
ठीक है, इतना ही रखते हैं।